नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। देश दुनिया की तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक लोकसभा में पेश। त्रिपुरा से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा से पारित। उच्च सदन में वित्त विधेयक पर चर्चा जारी। बीरभूम हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में गतिरोध। बीजेपी समेत विपक्षी दलों की कानून व्यवस्था की स्थिति पर मुख्यमंत्री के बयान की मांग। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायक सदन से निलंबित। दूसरी बार प्रमोद सावंत ने संभाला गोवा के मुख्यमंत्री का पदभार। राज्यपाल ने 8 और कैबिनेट मंत्रियों को भी दिलाई शपथ। समारोह में प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में नए दौर की बातचीत। कीव का बिना देर किए शांति स्थापित करने पर जोर। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूसी नेता से आमने सामने की वार्ता से ही युद्ध विराम संभव। और लॉस एंजलिस में ऑस्कर पुरस्कारों का ऐलान। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, विल स्मिथ, जेसिका चेस्टन बने बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस। ड्यून फिल्म को मिले 6 अवार्ड। ऑस्कर से चूकी भारतीय फिल्म राइटिंग विद फायर। हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। उनके बाद विपक्ष के नेता के तौर पर नामित अखिलेश यादव ने विधायक के रूप में शपथ ली। इसके अलावा नवनिर्वाचित विधायकों ने 18वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने सदन में सदस्यों को शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी विधायक सतीश महाना ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सतीश महाना ने विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गरीबों को अब कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाला राशन उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का विवरण जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। फ्रांसीसी नौसेना प्रमुख एडमिरल पियरे वांदियर भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है, विशेष रूप से भारत प्रशांत क्षेत्र में। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की तरफ से बुलाई गई 2 दिवसीय हड़ताल का मिला जुला असर देखा गया। बैंकों और बीमा क्षेत्र की सेवाएं भी हड़ताल की वजह से प्रभावित रहीं। वहीं स्टील और तेल क्षेत्रों पर इसका आंशिक असर देखा गया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 183 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 4,20,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.75% है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तैनात अपने स्नाइपर को फिनलैंड निर्मित अत्याधुनिक राइफल साको TRG-42 से लैस किया है, जो 1.5 किलोमीटर तक प्रभावी निशाना लगा सकती है। इसकी मारक क्षमता और दूरबीन से देखने की क्षमता विरोधी सेना के पास मौजूद राइफल के मुकाबले काफी अच्छी है। चीन के प्रमुख शहर शंघाई में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा कोविड महामारी पर रोक लगाने के लिए आज से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है। शंघाई के पूर्वी भाग में आज से शुक्रवार तक लॉकडाउन रहेगा, जबकि पश्चिमी भाग में लॉकडाउन 1 अप्रैल से लागू होगा। वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 30 जून से शुरू होगी। यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 अप्रैल को शुरू होगा। 43 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 11 अगस्त को संपन्न होगी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 3 दिन लू चलने की संभावना जताई है। दिल्ली, पश्चिम राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। गुरुवार के बाद लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।
अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में आज दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पेश किया गया। विधेयक में किसी अपराध के मामले में गिरफ्तार और दोष सिद्ध अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। संसद के निचले सदन में 58 के मुकाबले 120 मतों से विधेयक को पेश करने की मंजूरी दी गई। विधेयक को हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। विधेयक पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि मौजूदा अधिनियम को बने 102 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उसमें सिर्फ फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लेने की अनुमति दी गई, जबकि अब नई प्रौद्योगिकी आई है और इस संशोधन की जरूरत पड़ी है। जो पुराना अधिनियम मौजूदा है, जो इस समय प्रभावी है, वो 102 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता से पहले 1920 में बनाया गया था और उसमें केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट को लेने की ही सहमति उस अधिनियम के द्वारा दी गई थी। अभी दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं बढ़ी हैं और पूरी दुनिया में जो अपराधियों को और अपराध करने का ट्रेंड बढ़ा है, उसके अनुसार इसको विस्तारित करने की आवश्यकता थी। सरकार का मानना है कि जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के बिना देश के समग्र विकास का सपना पूरा नहीं हो सकता है। त्रिपुरा राज्य से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने ये बातें कहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार जनजातियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मानव विकास सूचकांक के सभी मानकों के आधार पर जनजाति विकास के लिए काम कर रही है। मंत्री के जवाब के बाद निचले सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। माननीय सदस्यों को ये बताना चाहता हूं कि सरकार संवेदनशील है ऐसे मामले को, और इसलिए आज ये डारलोंग कम्युनिटी जो कुकी का सब कास्ट के रूप में लाया गया है, उसको सदन में हमने प्रस्तुत किया है। मेरा आग्रह है, वैसे सभी ने इसका सपोर्ट किया है, सभी जितने भी माननीय सदस्य हैं सभी ने सपोर्ट किया, मैं उन लोगों का आभारी हूं। राज्यसभा में आज वित्त और विनियोग विधेयक 2022 पर जारी चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों ने भाग लिया। वित्त विधेयक 2022 और विनियोग विधेयक 2022 पर चर्चा के दौरान बिहार से बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने क्रिप्टो करेंसी पर बात रखते हुए वित्त मंत्री से आग्रह किया कि आने वाले समय में क्रिप्टो पर 30% से ज्यादा टैक्स लगाने पर विचार किया जाए। वहीं कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने कहा कि मोदी सरकार को प्रत्यक्ष कर संहिता को यथाशीघ्र लागू करना चाहिए, क्योंकि ये आयकर कानून का स्थान लेगा, जो करदाताओं के लिए बहुत ही सरल होगा। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो आईटी एक्ट है उसको नए सिरे से ड्राफ्ट किया जाए, ताकि वर्तमान की चुनौतियों का जो मुकाबला कर सके। और फिर मैं निर्मला जी से भी आग्रह करूंगा कि बहुत जल्दी कोई एक पेपर पब्लिश किया जाए IMF, वर्ल्ड बैंक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ मिलकर टू डिवाइस अ फ्रेमवर्क, ताकि पब्लिक कंसल्टेशन में कि क्या क्रिप्टो है, क्या NFT है, क्या किया जाना चाहिए। This year it is 10.8% and next year it will come down to 10.7%. If your total taxes as a proportion of GDP falls by as much as 0.4% or 0.5%, there is something seriously wrong with your tax policies and tax administration. गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए हाल में हुए चुनाव में अपने नेतृत्व में बीजेपी को 20 सीट जिताने वाले 3 बार के विधायक प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री और दूसरे गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी में दूसरे कार्यकाल के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने राजधानी पणजी के करीब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रमोद सावंत ने कोंकणी भाषा में शपथ ग्रहण की। ये राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल है। वो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद पहली बार मार्च 2019 में मुख्यमंत्री बने थे। प्रमोद सावंत के साथ 8 अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। पर्यटन के ऊपर भर दिया जाएगा। माइनिंग एक्टिविटी के फिर रिस्टार्ट करने के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि फिर से एक बार माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खूब बड़ी मात्रा से हो जाए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में 9 लोगों के मारे जाने का मुद्दा आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में उठा।
बीजेपी सदस्यों ने सदन में राज्य में गिरती कानून व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा उठाया। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की मांग की। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में करीब 25 बीजेपी विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन के भीतर बीजेपी के कुछ विधायकों के साथ हाथापाई की गई। अध्यक्ष विमान बंदोपाध्याय ने बाद में शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायकों को सदन में उनके कथित व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया। इस बीच नेता विपक्ष ने राज्य की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। बीरभूम जिले में 21 मार्च को 10 घरों को जला दिया गया था, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई थी। हाँ, यह बंगाल में जो हालत है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेंशन चाहिए। 356 और 355 दे विल डिसाइड, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में हुई हिंसा में झुलसी एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके साथ ही इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा 2022 में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। कोरोना प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, एनसीआर, यूपी और हरियाणा के सरकारी और निजी स्कूलों के 1000 बच्चों को निमंत्रित किया गया है। परीक्षा पे चर्चा 2018 से प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, जहां प्रधानमंत्री छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए लाइव होते हैं। परीक्षा पे चर्चा 2022 का 5वां संस्करण तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, परीक्षा पे चर्चा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक यूनिक इनोवेटिव आउटरीच की उपक्रम है। भारत की भविष्य की पीढ़ी को, नई पीढ़ी को एक गार्डियन की भूमिका में, अभिभावक की भूमिका में, बड़े भाई की भूमिका में, दादा की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहजता लाने के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल विभिन्न राज्यों, जिला पंचायत और स्कूलों को जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राज्यों और संगठनों को 11 श्रेणियों में 57 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत करीब 5,21,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होंगे। वे इस अवसर पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी के 3 विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की है। राजस्थान विधानसभा के 7वें सत्र की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्य की 15वीं विधानसभा का ये 7वां सत्र 9 फरवरी को शुरू हुआ था। इस दौरान कुल 24 दिन सदन की बैठक हुई। बजट सत्र में आम बजट और कृषि बजट पेश किया गया। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अब राज्य के मंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं रहे। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बर्खास्तगी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने यादाद्री भुवनागिरी जिले में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यहां पूजा अर्चना की। हैदराबाद से 80 किलोमीटर दूर स्थित मंदिर के जीर्णोद्धार पर करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिवसीय चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल का समापन हो गया है। आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने 5 श्रेणियों में विजेता फिल्मों के निर्देशकों को अवार्ड दिए। फिल्म फेस्टिवल में 120 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। रांची की सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड के कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को 3 साल के कठोर कारावास और 3 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने 2005 से 2009 के दौरान एक मंत्री के रूप में 6,28,000 रुपए जमा किए थे।
सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 सक्रिय आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और एक पिस्तौल सहित गोला बारूद बरामद किए गए हैं। मिजोरम में राज्य मानव संसाधन विकास बोर्ड ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक समान वर्दी का प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव हाल ही में राज्य के शिक्षा मंत्री लालचंदमा रालते की अध्यक्षता में हुई बैठक में रखा गया था। इसे इस सप्ताह औपचारिक रूप से राज्य के शिक्षा विभाग को सौंपा जाएगा। उत्तराखंड में 2 साल बाद ऑफलाइन मोड में बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में बनाए गए 1333 परीक्षा केंद्रों में 2,42,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। कर्नाटक में आज से 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा में करीब 8,73,000 छात्र शामिल हुए। बोर्ड ने परीक्षा में छात्रों को ड्रेस कोड पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने पिछले 7-8 वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। यूएई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे पास तेजी से बढ़ती अक्षय ऊर्जा है। आज हमारी स्वच्छ ऊर्जा हमारी जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा की तुलना में कम लागत पर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2020 में कोविड संकट ने हमें बेहतर स्वास्थ्य सेवा, वैक्सीन विकास और ऊर्जा स्वतंत्रता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। Ever since 2014, we've been focusing on structural reform. We've been focusing on strengthening processes, making it easier to do business, accumulating greater foreign currency reserves, stabilizing the economy in terms of more secular growth rather than the high ebbs and tides that we used to see earlier. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 21वीं सदी के महामारी के बाद के युग के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों के पुनर्निर्माण, पुनर्गठन और आवश्यकताओं पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महामारी के दौरान हमने अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में चुनौतियों से संबंधित कई मूल्यवान सबक सीखे हैं। India cannot be achieved by only state-led single-point solutions. With the diversity and scale of our healthcare demands, we need to improve all stakeholders, involve them, improve their participation. Public-private partnership should be strengthened further. This is the time to come together to rebuild, restructure, reinvent, and improvise our healthcare systems for the post-pandemic era of the 21st century. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हम सब मूल रूप से सबसे पहले भारतीय हैं। हमारी क्षेत्रीय, धार्मिक और भाषाई पहचान बाद में ही आती है। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन समारोह में भाग लेते हुए ये बातें कहीं। उपराष्ट्रपति ने तथ्य आधारित शोध के माध्यम से भारतीय इतिहास का वस्तुपरक पुनर्मूल्यांकन करने का आह्वान करते हुए कहा कि इतिहासकारों को सत्य के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। साथ ही उपराष्ट्रपति ने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जैसे विशिष्ट निकायों की मदद से इतिहास के वैज्ञानिक लेखन को मजबूत करने का आग्रह किया। India means all the provinces, all the regions, all the religions, all people, whatever contribution they have made, it should be documented and it should be presented to the people and to the world at large in a realistic sense. अब बात विदेश मंत्री के श्रीलंका दौरे की। विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे से मुलाकात की। इस दौरान आर्थिक स्थिति समेत दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब विदेशी विनिमय की कमी के कारण श्रीलंका एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका इस ऋण का इस्तेमाल अपनी ईंधन जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहा है। श्रीलंका सरकार ने पिछले महीने आईओसी से 40,000 टन पेट्रोल और इतनी ही मात्रा में डीजल खरीदने का फैसला किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर यहां देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता और 7 सदस्यीय बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। बिम्स्टेक में भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत द्वारा निर्मित जाफना सांस्कृतिक केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया। रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में नए दौर की बातचीत होगी। दोनों देश 30 मार्च तक बातचीत करेंगे। दोनों देशों ने सैनिक हमले में सबसे अधिक तबाह यूक्रेन के शहरों में मानवीय गलियारा खोलने के बारे में कई बार बातचीत की है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तुर्की में होने वाली बातचीत दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता होगी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन बिना विलंब किए शांति स्थापित करने के लिए तटस्थता की घोषणा कर सकता है और रूस को सुरक्षा गारंटी की पेशकश कर सकता है। उन्होंने ये घोषणा दोनों देशों के बीच अगले दौर की होने वाली संभावित वार्ता से पहले की। हालांकि उन्होंने दोहराया कि केवल रूसी नेता से आमने सामने की वार्ता से ही युद्ध समाप्त हो सकता है। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 40 लाख यूक्रेनी नागरिकों को विस्थापित होना पड़ा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज 55 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने उनके पुत्र राजवीर सिंह को पुरस्कार सौंपा। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत और सुमित अंतिल को राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को भी राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इस साल 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पहला समारोह 21 मार्च को आयोजित किया गया था, जिसमें 54 हस्तियों को पुरस्कार प्रदान किए गए थे। अब बात ऑस्कर पुरस्कारों की। लॉस एंजलिस में आयोजित 94वें अकादमी पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार वितरित किए गए। विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। ये उनके करियर का पहला ऑस्कर है। जेसिका चैस्टेन को फिल्म द आइज ऑफ टैमी फे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। वेस्ट साइड स्टोरी के लिए एरियाना डिबोस को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्म कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसे 3 श्रेणियों में नामांकित किया गया था और इसने तीनों में पुरस्कार हासिल किया है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सहायक अभिनेता का पुरस्कार ट्रॉय कोत्सुर को दिया गया है। वे ऑस्कर हासिल करने वाले पहले बधिर अभिनेता हैं। ड्यून फिल्म ने ऑस्कर में अपने 10 नामांकन में से 6 पुरस्कार जीते। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं केरल के फ्लोटिंग ब्रिज की तस्वीरों के साथ।